हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो बेटा। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चारों ऑर्डर की एक्टिविटी को स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम लोग चारों ऑर्डर्स की जो बेसिक एक्टिविटी है, अर्थात जो बेस एक्टिविटी है, जो बेस लेवल पर जो एक्टिविटीज हो रही है चारों ऑर्डर में, उनकी स्टडी करेंगे। तो चारों ऑर्डर में सबसे पहले हम लेते हैं मटेरियल ऑर्डर, अर्थात पदार्थ अवस्था को। तो जो पदार्थ अवस्था की जो बेसिक एक्टिविटी है वो है रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट, अर्थात पदार्थ अवस्था में पहचानना और निर्वाह करना। ये दो बेसिक एक्टिविटीज हो रही हैं। अब इस बात को हम बारीकी से समझते हैं। जब हम पदार्थ अवस्था की यूनिट्स को देखते हैं तो पता चलता है कि जो पदार्थ अवस्था की यूनिट्स हैं उनका अपना एक कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी अपनी एक कंपोजिशन है, या कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है। कहने का अर्थ है कि इसी कॉन्फ़िगरेशन या इसी कंपोजिशन या इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर जो पदार्थ अवस्था की यूनिट्स हैं, जो मटेरियल ऑर्डर की यूनिट्स हैं, वो दूसरी यूनिट्स के साथ अपने संबंध को पहचानती हैं और फुलफिल करती हैं, अर्थात उनमें रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट की बेसिक एक्टिविटी होती है। ठीक है। अगर वैज्ञानिक रूप से इस बात को कहें तो वैज्ञानिक रूप से हम कहना चाह रहे हैं कि जो पदार्थ अवस्था की यूनिट्स हैं, जो मटेरियल ऑर्डर की यूनिट्स हैं, है ना, उनमें उनकी कंपोजिशन या उनके कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर एक केमिकल बॉन्डिंग होती है, और केमिकल बॉन्डिंग के फलस्वरूप कुछ नया पदार्थ बनता है ना, या किसी बड़ी यूनिट का या किसी दूसरी यूनिट का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है। तो पहचानना और निर्वाह करने का वैज्ञानिक रूप जो है उस रूप में कहें तो कह रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग हो रही है और कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये काम जो है पदार्थ अवस्था की यूनिट्स में हो रहा है, इसी को पहचानना और निर्वाह करना कहा है। ठीक है। अब कभी कभी पहचानना और निर्वाह करना के आधार पर, अर्थात रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट के आधार पर, कभी कभी यूनिट्स आपस में मिलकर एक बड़ी यूनिट का निर्माण करती हैं, तभी तो ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बड़ी यूनिट है वो दूसरी यूनिट के प्रभाव की वजह से छोटी यूनिट्स में टूट जाती है। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये दोनों ही जो काम हो रहे हैं ये पहचानना और निर्वाह करने के आधार पर हो रहे हैं। तो कभी कभी पहचानना और निर्वाह करने के आधार पर यूनिट्स आपस में मिलकर, अर्थात केमिकल बॉन्डिंग उनमें होती है और एक बड़ी यूनिट का निर्माण करती है, लार्जर यूनिट का फॉर्मेशन होता है ना। और कभी कभी जो बड़ी यूनिट बनी हुई है पदार्थ रूप में वो बाकी यूनिट्स के प्रभाव की वजह से छोटी यूनिट्स में टूट जाती है। तो ये दोनों काम ही जो हो रहे हैं पहचानना और निर्वाह करने के आधार पर हो रहे हैं। एक तो इतनी बात हुई। अब पदार्थ अवस्था की यूनिट्स में पहचानना और निर्वाह करना, अर्थात रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट किस प्रकार से हो रहा है उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सोडियम के बारे में। तो सोडियम एक एलिमेंट है ना। तो सोडियम का अपना एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब एक एलिमेंट और है जिसको बोलते हैं क्लोरीन, जो कि हैलोजन फैमिली का मेंबर है। क्लोरीन का भी अपना एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ये एलिमेंट्स जो हैं आपस में रिएक्शन करते हैं, इनमें आपस में केमिकल बॉन्डिंग होती है और उसके फलस्वरूप एज ए रिजल्ट NaCl बनता है, नमक बनता है। ठीक है। तो इसी को पहचानना और निर्वाह करना कहा। यही एक प्रकार का रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट है। ऐसे और दूसरे भी एग्जाम्पल्स भी इस अस्तित्व में देखने को मिलते हैं। अब जैसे आप देखते हैं हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का भी अपना एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और पानी का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये जो पानी का बनना है ये पहचानना और निर्वाह करने के आधार पर हो रहा है। अब आगे चलते हैं। पदार्थ अवस्था की जितनी भी यूनिट्स हैं उनमें मानने वाली क्रिया नहीं होती, उनमें एज्यूमिंग वाली क्रिया नहीं होती है, उनमें केवल पहचानना और निर्वाह करना होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पदार्थ अवस्था से ही प्राणिक ऑर्डर का भी ओरिजिन हुआ। प्राणिक ऑर्डर में क्या है? प्लांट्स हैं, एनिमल की बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ये सब जो है प्राणिक ऑर्डर की यूनिट्स हैं। और प्राणिक ऑर्डर की यूनिट्स हैं ये सब पदार्थ अवस्था से ही ये सब बनी। तो पदार्थ अवस्था में संक्रमण हुआ, ट्रांजिशन हुआ, है ना, डेवलपमेंट हुआ, और तब ये प्राणिक ऑर्डर की यूनिट्स बनी। तो इनमें भी पहचानना और निर्वाह करने की ही क्रिया होती है, इनमें भी मानने वाली क्रिया नहीं होती। तो प्राणिक ऑर्डर की यूनिट्स में भी एज्यूमिंग की एक्टिविटी नहीं होती। इस बात को हम
प्राणिक ऑर्डर वाले पार्ट में समझेंगे। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष निकलता है कि जो भी पदार्थ अवस्था की इकाइयां हैं उनमें पहचानना और निर्वाह करना, ये दोनों एक्टिविटीज हो रही हैं, अर्थात रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट की एक्टिविटी हो रही है। और रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट के आधार पर ही जो पदार्थ अवस्था की यूनिट्स हैं उनमें हमें कंपोजिशन एंड डीकंपोजिशन देखने को मिलती है। क्योंकि पहचानना निर्वाह करना में दोनों बात आ रही है। पहचानना निर्वाह जब होता है तो यूनिट्स आपस में एक दूसरे का संबंध को पहचानती हैं, है ना, केमिकल बॉन्डिंग होती है, यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं और किसी बड़ी यूनिट का निर्माण करती हैं। तो इसी को तो बोला कंपोजिशन। और जो बड़ी यूनिट है वो बाकी यूनिट के प्रभाव की वजह से उनके साथ संबंध को पहचान रही है और एज ए रिजल्ट उस यूनिट का ब्रेकडाउन हो जाता है। इसी को कहा डिकम्पोजिशन। तो पहचानना और निर्वाह करना के आधार पर ही, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट के बेस पर ही जो मेटेरियल ऑर्डर की यूनिट्स हैं उनमें कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, ये तो हुई बात पदार्थ अवस्था की यूनिट्स की। अब आगे चलते हैं और प्राणिक ऑर्डर की बेसिक एक्टिविटी को समझते हैं। तो पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो प्राणिक ऑर्डर है उसमें क्या क्या आता है। तो प्राणिक ऑर्डर में प्लांट्स आते हैं, एनिमल बॉडी आती है एंड ह्यूमन बॉडी आती है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो प्राणिक ऑर्डर की यूनिट्स हैं इनमें केवल रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट की एक्टिविटी हो रही है। केवल इनमें पहचानना और निर्वाह करने वाली जो क्रिया है, बेसिक लेवल की एक्टिविटी, ये इनमें हो रही है। प्राणिक ऑर्डर की यूनिट्स में भी अगर ध्यान से देखें तो मानने वाली क्रिया नहीं होती, एज्यूमिंग वाली एक्टिविटी इनमें नहीं होती। ठीक है, तो प्राणिक ऑर्डर की जितनी भी यूनिट्स हैं उनमें केवल रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट की ही एक्टिविटी होती है। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हम प्लांट ऑर्डर का, ये जो प्लांट बॉडी है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम प्लांट्स को देखते हैं तो प्लांट्स में केवल पहचानना और निर्वाह करना हो रहा है, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट हो रहा है प्लांट्स में, है ना। प्लांट्स की पत्तियां हैं वो सनलाइट को पहचानती हैं, ठीक है, और वैसा ही निर्वाह करती हैं और एज ए रिजल्ट और इसके फलस्वरूप प्लांट्स में फूड फॉर्मेशन होती है, भोजन बनता है। और जिस प्रक्रिया में ऐसा होता है उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? एक तो ये बात हुई। इसके अलावा आपने देखा होगा सनफ्लावर का जो पौधा होता है ना, तो वो सन की डायरेक्शन में मूव करता है। तो जिधर सन होता है तो वो सनलाइट को पहचानता है और उधर वो मूव करता है। तो ये केवल पहचानना और निर्वाह करने के आधार पर हो रहा है। फिर एक प्लांट और है, आपने देखा होगा कि जिसको बोलते हैं लाजवंती का पौधा, छुई मुई का प्लांट जो होता है ना। तो जैसे कोई भी व्यक्ति छुई मुई की पत्तियों को स्पर्श करता है, टच करता है, तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि हम ह्यूमन बीइंग ही टच करेंगे उन पत्तियों को तभी वो सिकुड़ेंगी, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई एनिमल भी उसके पास से गुजरता है, पत्तियों के पास से, और एनिमल की बॉडी भी उन पत्तियों से टच हो जाती है, तब भी वो पत्तियां जो है सिकुड़ जाती हैं, है ना। अगर पानी की बूंद गिर जाए उनके ऊपर तब भी वो सिकुड़ जाएंगी। अगर तेज हवा का झोंका आए और हवा का स्पर्श उनको हो पत्तियों को, तब भी वो सिकुड़ जाएंगी। तो प्लांट्स की जो लाजवंती का जो प्लांट है उसकी जो पत्तियां हैं वो केवल स्पर्श को पहचानती हैं और फिर वैसा ही वो फुलफिल करती हैं और एज ए रिजल्ट वो सिकुड़ जाती हैं। तो उनमें केवल पहचानना और निर्वाह करने का जो काम है ये हो रहा है, उनमें मानने वाली क्रिया नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? ये है। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बीइंग छुएंगे तभी सिकुड़ेंगे और कोई एनिमल हमें टच करता है तो हम नहीं सिकुड़ेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें उनमें अपना व्यक्तिगत मानना नहीं है। तो एज्यूमिंग की क्रिया प्लांट्स में नहीं होती, या जितनी भी प्राणिक ऑर्डर की यूनिट्स हैं उनमें एज्यूमिंग वाली एक्टिविटी नहीं होती। इसके अलावा अगर और ध्यान से समझें, और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गर्मी का समय है ना, बहुत गर्मी पड़ रही है तो पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन की वजह से जो है प्लांट वो सूख जाता है, मुरझा जाता है। लेकिन जैसे हम दोबारा पानी डालते हैं उस प्लांट के अंदर तो वापस जो मुरझाया प्लांट है वो अपनी नेचुरल फॉर्म में आ जाता है। वो दोबारा से जो उसका मुरझाया, जो उसकी विल्टिंग हुई थी, वो विल्टिंग रिकवर हो जाती है। होता है नहीं होता है? तो प्लांट जो है वो पानी को पहचानता है, पानी के साथ अपने संबंध को पहचानता है और वैसा निर्वाह करता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए आपको प्लांट ऑर्डर के। प्लांट ऑर्डर की जो बेसिक एक्टिविटी है रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट की, उसको समझाने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब हम एनिमल ऑर्डर को देखते हैं कि एनिमल ऑर्डर में क्या बेसिक एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है, तो जब एनिमल ऑर्डर को देखते हैं, एनिमल को दो पार्ट्स में समझेंगे, तो बॉडी के पार्ट पर अलग समझेंगे और सेल्फ के पार्ट पर अलग समझेंगे। क्योंकि जो एनिमल ऑर्डर है वो एनिमल बॉडी प्लस सेल्फ का, इन दोनों का संयुक्त रूप है। तो एनिमल ऑर्डर इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल बॉडी एंड सेल्फ। ठीक है, तो जब हम एनिमल बॉडी को देखते हैं तो पता चलता है कि एनिमल बॉडी तो प्लांट ऑर्डर से ही आई है, वो तो प्राणिक ऑर्डर का हिस्सा है। तो
तो जैसे मैंने अभी बताया था कि प्राणिक ऑर्डर में तो केवल रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट की क्रिया हो रही है, तो उसी प्रकार से एनिमल बॉडी में केवल पहचानना और निर्वाह करना हो रहा है, एनिमल की बॉडी में एज्यूमिंग नहीं हो रही। ठीक है, अब एनिमल के सेल्फ को देखते हैं। तो एनिमल के सेल्फ को देखते हैं तो पता चलता है कि एनिमल के सेल्फ में एज्यूमिंग की एक्टिविटी भी है और रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट की एक्टिविटी भी है। इसलिए जो एनिमल्स हैं दे मेक एजम्पशंस, एनिमल्स मेक एजम्पशंस। ठीक है बेटा, इसको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था। एक एग्जाम्पल और दूंगा यहाँ समझाने के लिए। तो जैसे घर में आप एक पपी लेके आते हो, है ना, जो डॉग का बच्चा होता है उसको लेके आते हो, है ना, छोटा बच्चा। फिर आप उसके नाम दे देते हो, जैसे आपने टॉमी नाम दिया, है ना, तो आप टॉमी बोलते हो। तो शुरुआती दिनों में तो वो उस साउंड के प्रति उससे कोई एजम्पशन नहीं होती, है ना। लेकिन जब आप रिपीटेटिवली, जब आप बार बार, है ना, रिपीटेटिव वे में उस साउंड को कॉल करते हो, है ना, बार बार टॉमी बोलते हो और वो उस साउंड को सुनता है, तो एक समय के बाद अब उसमें एक मानने वाली क्रिया जो है वो हो जाती है कि जब भी टॉमी, अगर मेरे जो मालिक हैं तो जब टॉमी बोल रहे हैं बार बार, एनिमल के अंदर एक ऐसा एज्यूमिंग क्रिया होती है और वो एज्यूम कर लेता है कि टॉमी जो है, टॉमी के द्वारा मुझे बुला रहे हैं। शुरुआत में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन बार बार रिपीट करते रहे, बार बार टॉमी बोलते रहे, तो अब उसने एज्यूम कर लिया ये टॉमी जो शब्द है ये मेरे लिए ही प्रयोग किया जा रहा है ना। इसलिए फिर जब कुछ दिन के बाद आप टॉमी बोलते हो तो एकदम वो आपके पास दौड़ के आता है। जैसे टॉमी शब्द उसके कान में पड़ता है ना, और चूंकि उसने एक एज्यूमिंग कर ली उस टॉमी शब्द के रिगार्डिंग, तो तुरंत आप दौड़ के आपके पास आएगा। तो इसलिए जो एनिमल है उनमें मानने वाली क्रिया हो रही है, और मानने वाली क्रिया हो रही है इसलिए हम एनिमल्स को ट्रेन कर सकते हैं, है ना, उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो जैसी ट्रेनिंग देंगे वो वैसा ही रेस्पॉन्ड करते हैं। इसी को पहचानना और निर्वाह करना कहा है। यही एक प्रकार का रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट है। ठीक है, तो एनिमल के सेल्फ को ध्यान से देखें तो उसमें जानने वाली अर्थात नोइंग वाली क्रिया नहीं होती। जैसे मान लिया आपने किसी एनिमल को कोई रिंग है, घेरा है, उसमें से कैसे कूदना है, इसकी ट्रेनिंग आपने उस एनिमल को दे दी। ठीक है, कि सर्कस में हम जानवरों को तैयार करते हैं। सर्कस में आपने देखा होगा कि जो रिंग मास्टर होता है वो जानवरों को किसी गोल घेरे में से जंप कराता है ना। तो एक प्रकार की उनकी ट्रेनिंग होती है। अभी क्या है, अगर उस रिंग की जगह कोई ट्राइंगल शेप की या किसी दूसरी शेप की हम जो चीज रख दें, ठीक है, तो फिर एनिमल जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो उस चीज को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर जो घेरा है, सर्कल था, उस पर से कूदने के लिए हुई थी। अब उसमें इतना लॉजिक नहीं लगा पाएगा कि क्या मैं इसमें से भी कूद सकता हूँ। बात समझ रहे हो? क्योंकि जो लॉजिकल एबिलिटी है, थिंकिंग एबिलिटी है, ये उसमें नहीं है। तो इसलिए अगर हमने वो शेप चेंज कर दी, सर्कल की जगह ट्राइंगल रख दिया वहां पे, या कोई दूसरी शेप हमने वहां पे रख दी, तो दैट एनिमल विल बी कंफ्यूज्ड, बिकॉज एनिमल्स डोंट हैव द एबिलिटी टू थिंक, दे डोंट हैव लॉजिकल एबिलिटी। इसलिए अगर आप ध्यान से देखो तो एनिमल जब भी, जैसे कोई एनिमल है वो अपना घोंसला बनाता है, चिड़िया घोंसला बना रही है, तो पिछले कई हजार सालों का हम हिस्ट्री उठा कर देखें तो जिस पैटर्न से घोंसला बना रही है वो पैटर्न फिक्स है। मेरी बात समझ रहे हो ना? वो पैटर्न फिक्स है, वो वैसे ही घोंसला बनाती है, वैसे ही तिनके वो लेकर आएगी, वैसे ही घोंसला बनाएगी। तो वो कभी उसमें ये वाली एबिलिटी नहीं है कि चलो मैंने उसमें घोंसले में 2 चैम्बर बनाए कि चलो 4 चैम्बर कर दें, है ना, या 6 चैम्बर कर दें, या एक ही चैम्बर रहने दें। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये जो एबिलिटी है, लॉजिकल एबिलिटी, ये एनिमल के सेल्फ में नहीं है। इसलिए उनका जो घोंसला बनाने का पैटर्न है वो फिक्स है, वो वैसे ही बना रही है। लेकिन अगर मानव को ध्यान से देखें तो क्या हम वैसे ही मकान बनाते हैं जैसे हम पहले रहा करते थे झोपड़ी में? क्या हम वैसे ही हैं? तो पता चलता है कि मानव के अंदर तो लॉजिकल एबिलिटी है ना। इसलिए जो ह्यूमन बींग्स है एक बौद्धिक प्राणी है, तो यहाँ वो डिफरेंस जो हमें साफ दिखाई पड़ता है। मानव के अंदर नोइंग का पोटेंशियल भी है, जानने का पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल जो है एनिमल ऑर्डर के सेल्फ में नहीं है। तो कुल मिला के ये बात कही गई है कि अगर एनिमल की बॉडी को देखते हैं, क्योंकि एनिमल की बॉडी प्राणिक ऑर्डर से आई है, इसलिए एनिमल की बॉडी में तो केवल पहचानना और निर्वाह करना हो रहा है, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट हो रहा है। लेकिन जो एनिमल का सेल्फ है उसमें एज्यूमिंग की एक्टिविटी भी है और रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट की एक्टिविटी भी है। अब आगे चलते हैं बेटा, अब देखते हैं ह्यूमन ऑर्डर की जो बेसिक एक्टिविटी है। तो ह्यूमन ऑर्डर इज ऑल्सो ए कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। तो अगर ह्यूमन की बॉडी को देखें तो ह्यूमन की बॉडी तो प्राणिक ऑर्डर का ही पार्ट है, वहीं से आई है। अगर बॉडी में देखें तो बॉडी में तो केवल पहचानना और निर्वाह करना हो रहा है। अगर सेल्फ को देखें, ह्यूमन सेल्फ को देखें, तो ह्यूमन सेल्फ में एज्यूमिंग की एक्टिविटी तो हो ही रही है, इसके अलावा नोइंग की एक्टिविटी भी है। हमारे अंदर जानने का पोटेंशियल भी है, हमारे अंदर थिंकिंग एबिलिटी भी है, हमारे अंदर लॉजिकल एबिलिटी भी है, हमारे अंदर विल टू नो भी है, नीड टू नो भी है। इसलिए हम केवल मानने के आधार पर सेटिस्फाई नहीं हो पाते, हम क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, है ना, व्हाट, व्हाई, हाउ,
व्हेन, वेयर, ये जो हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही नोइंग का पोटेंशियल है ना। क्योंकि एज्यूमिंग के बेस पर जीने से मानव जो है वो जो उसकी चाहना है वो पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है, इसलिए वो नोइंग की तरफ बढ़ता है, वो चीजों को जानना चाहता है, चीजों को समझना चाहता है, ठीक है। तो ये नोइंग का पोटेंशियल है, ये ह्यूमन के पास है, इसलिए वो हमेशा डेवलपमेंट की सोचता है, कुछ नया करने की सोचता है। इसलिए जैसे मैंने बर्ड का एग्जाम्पल लिया था कि बर्ड का तो पैटर्न फिक्स है घोंसला बनाने का, लेकिन हमारा पैटर्न फिक्स नहीं है। जैसे हम पहले रहते थे, हमारे जो पूर्वज थे जैसे रहा करते थे, है ना, तब में और अब में देखा तो बहुत अंतर है। तो इतना विकास मानव ने कर लिया है, तो बॉडी के लेवल पर, बॉडी को जिन सुविधाओं की नीड है उसके लेवल पर मानव ने बहुत विकास किया, बहुत डेवलपमेंट किया है। तो डेवलपमेंट मानव ने किया, ये इस बात का इंडिकेशन है कि ह्यूमन के अंदर एक थिंकिंग एबिलिटी है, एक लॉजिकल एबिलिटी है, मानव के अंदर जानने का पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल बाकी यूनिट्स के पास नहीं है। और ये जो नोइंग का पोटेंशियल है ये हमें बाकी यूनिट्स से विशेष बनाता है। तो इसलिए ह्यूमन के सेल्फ में देखें तो एज्यूमिंग की एक्टिविटी भी है, नोइंग की एक्टिविटी भी है, और इन दोनों के आधार पर रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट की एक्टिविटी भी है। तो मानव के सेल्फ में ये चारों क्रियाएं देखने को मिलती हैं, एज्यूमिंग, नोइंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट। बात समझ गए। अब जो मानव के डिजायर, थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस हैं, या तो वो गवर्न होंगे एज्यूमिंग के आधार पर, या फिर डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशंस वो चल सकते हैं नोइंग के बेस पर। तो ये दोनों ही पोटेंशियल जो है मानव के पास है। तो ये आज मैंने आपसे चारों ऑर्डर की जो बेसिक एक्टिविटीज हैं उनको डिस्कस किया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा।